नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक चल रहा था ज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं ज्ञान के प्रकार और ज्ञान की प्रकृति की। ज्ञान के जो प्रकार हैं, जो आपने परिभाषाएं देखी, उन परिभाषाओं के आधार पे जब हमने निष्कर्ष निकाला था कि ज्ञान एक प्रक्रिया है या ज्ञान वह है जिससे व्यक्ति अपने आंतरिक पक्ष का विकास करता है और उससे उसके बाह्य पक्ष का भी साथ में विकास होता है, क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिस अंतर्दृष्टि के द्वारा हम न सिर्फ इस संसार की चीज़ों को परंतु इस संसार के परे जो विद्यमान चीज़ें हैं उनके संदर्भ को भी समझने में समर्थ होते हैं। तो इसी आधार पे ज्ञान के दो मुख्य प्रकार हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान और दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो पहली अंतर हम देखेंगे, पहला है कि ये सामान्य ज्ञान भौतिक दुनिया से संबंधित है, यानी हमारे भौतिक जगत में जितना ज्ञान व्याप्त है, जैसे आपने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये या हमारे पड़ोस में जो लोग हैं उन पड़ोस के लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता है, हमें अपने रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करते हैं, हम अपरिचितों से कैसे व्यवहार करते हैं, ये जितना भी ज्ञान है जो इस जगत में रहते हुए इस जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए हमारे काम आता है, हमारे प्रयोग में आता है, ये सारा ज्ञान सामान्य ज्ञान कहलाता है। जबकि विशिष्ट ज्ञान हमें हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है या वह ज्ञान है जो कहीं ना कहीं हमारी कल्पना से संबंधित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विशिष्ट ज्ञान उन सब चीज़ों की बातें करता है जो कि भौतिक स्वरूप में विद्यमान नहीं है। जैसे कि हम बात करें ईश्वर क्या है, हम इस सृष्टि में क्यों आए हैं, हमारा अंत जब होगा तो उसके बाद क्या होगा। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि कोई प्रूफ नहीं है, जिनका कि कोई आधार या एक आप ये कहें सर्वमान्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं हम कल्पना का सहारा ले रहे हैं। जब हम कल्पना का सहारा ले रहे हैं, इसका मतलब यह विशिष्ट ज्ञान है जो कि हमारे आध्यात्मिकता और कल्पना से संबंधित। इसके बाद जो दूसरा अंतर है वो ये है कि सामान्य ज्ञान को इंद्रियों और शब्दों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। इस जगत में जो भी ज्ञान है उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बहुत सारा ज्ञान ऐसा भी है जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा नहीं बल्कि शब्दों के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो वो शब्दों के द्वारा ही उन पुस्तकों में निहित ज्ञान को पढ़ने का प्रयास करता है। हालांकि उन शब्दों को पढ़ने में भी कहीं न कहीं हमारी इंद्रियां ही काम आ रही हैं, हमारे आँख, हमारी कान, ये सारी चीज़ें काम आती, परंतु कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क काम आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो सांसारिक अनुभव है वह भी कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की इंद्रियों का सही रूप में होना और उसके जो समझ है, उसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनका भी सही रूप में होना आवश्यक है। परंतु यदि हम बात करें उन बच्चों की जो मानसिक रूप से मंद हैं या वो बच्चे जिनमें किन्हीं भी कारणों से कुछ परेशानियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु उनका जो ज्ञान क्षेत्र है वो भिन्न हो सकता है उन बच्चों के जो सामान्य अपनी एबिलिटीज़ रखते हैं, सामान्य अपनी क्षमताओं को रखते हैं। तो अंतर भले हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति में या ज्ञान के स्तर में, परंतु जो इंद्रियां हैं वही हमारी सहायता करती हैं इस जगत के ज्ञान की प्राप्ति में। जबकि जो विशिष्ट ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बहुत अधिक हमारे तर्क, बुद्धि, कल्पना
हमारी विवेचना जो हम चीज़ों की करते हैं, अनुभव जो प्राप्त करते हैं, उन सब पे आधारित होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कभी भी वह व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है जो मानसिक रूप से मंद है या जो किन्हीं अन्य कारणों से सामान्य बालकों से अक्षम है। हम यहाँ पे मानसिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे शारीरिक शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। तर्क, बुद्धि, कल्पना, विवेचना, अनुभव, ये सारी हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का सही रूप से कार्य करना अनिवार्य है। तो अगर हम आध्यात्मिक या काल्पनिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी मानसिक शक्तियाँ सही से कार्य करें, परंतु अगर हम सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमारी मानसिक शक्तियों के साथ साथ हमारी शारीरिक शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं उसका माध्यम बनती हैं, तो उनका भी सही रूप से कार्य करना आवश्यक है। नेक्स्ट जो हम अंतर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में के प्राप्ति में कम समय लगता है और इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है, यानी हमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। कम समय में ही बालक अपने विद्यालय जा कर के बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक बच्चा कभी भी पृथ्वी को नहीं देख सकता, परंतु यदि वो स्कूल जाता है और उसे उसकी एसएसटी की मैडम बताती हैं कि इस पृथ्वी गोल होती है, इस आकार की होती है, और उसे एक ग्लोब दिखा देती हैं, तो उसने क्या किया, उसने कम समय में ही वो जो एक कठिन विषय था उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही हम अगर आप टॉपिक वाइज देखें तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, परंतु उनको हम सामान्य रूप से या भौतिक रूप में होने के कारण उनको प्राप्त करने में हमें कम समय लगता है और हम आसानी से उन्हें समझ लेते हैं। जबकि जो विशिष्ट ज्ञान है उसे समझना कठिन है और ये समय लेने वाली प्रक्रिया है। आप अगर देख लीजिए, जो लोगों ने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, विशिष्ट ज्ञान यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है, विशिष्ट ज्ञान हम उस क्षेत्र में भी कह सकते हैं जो लोग बहुत बड़े बड़े पदों तक या बहुत बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं, उनका भी देख लीजिए आप, कितना लंबा समय वो संघर्ष करते हैं, कितना लंबा समय वो अपने उस ज्ञान को प्राप्ति में देते हैं, उस कार्य विशेष में देते हैं, तब जा कर के उन्हें कोई पद विशेष या कोई पुरस्कार विशेष की प्राप्ति होती है। तो जो विशिष्ट ज्ञान है वो कैसा है? विशिष्ट ज्ञान कठिन है, विशिष्ट ज्ञान समय लेने वाला है, ये एक छोटे समय में संभव नहीं है। एक बच्चा ABCD बहुत आसानी से सीख लेगा, ठीक है, परंतु उस ABCD के आधार पर यदि वो पुस्तकों का अध्ययन करता है, यदि वो किसी एरिया विशेष में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो वो कैसी प्रक्रिया होगी? वो विशिष्ट ज्ञान की प्रक्रिया होगी और वो करना एक कठिन कार्य है और समय साध्य कार्य है। अब जो चौथा अंतर हम प्राप्त देखते हैं वो ये देख रहे हैं कि सामान्य ज्ञान जो है वो लोगों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, और क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि हम सबको इस जगत में रहना है, हम सबको इस पृथ्वी में, इस दुनिया में, जो हम इंसानों की दुनिया है उसमें रहना अनिवार्य है। इसके बिना हम अपने वजूद की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हम सबके द्वारा लिया जाना अनिवार्य है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान भी सभी के द्वारा ग्रहण किया जाना अनिवार्य है, जबकि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसके बिना भी इस पृथ्वी पे इस अपने वजूद को हम स्थापित कर सकते हैं। इसलिए विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि इसको प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो बात है या नेक्स्ट जो आपका अंतर बैठता है वो है कि सामान्य ज्ञान लोगों के भौतिकवादी और सांसारिक विकास में सहायक है। अब तक आपने जितनी बातें सुनी सामान्य ज्ञान की, उनके आधार पे हम आसानी से कह सकते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमें इस भौतिक जगत का ज्ञान दे रहा है,
तो हमारी भौतिकवादी भी मतलब भौतिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे जो भौतिक संसार है उसमें हमारा विकास कर रहा है, तो वो भौतिक और सांसारिक उन्नति के लिए सहायक है। जबकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक है, वो व्यक्ति में उस ईश्वर के प्रति या मनुष्य के ध्येय के प्रति उसके विकास में सहायक होता है। छठा जो अंतर है वो यह है कि मानव में जो सद्गुणों हैं उनके साथ साथ दुर्गुणों का विकास भी सामान्य ज्ञान कर देता है। कैसे? जब हम किसी भौतिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ हम इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं जो कि दुर्गुणों की श्रेणी में आती हैं। जैसे जब बच्चा एक छोटा अपना होमवर्क करके नहीं ले जाता और मैडम पूछती हैं आपने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उस भय के कारण या अपने साथियों को देखते हुए उनका अनुकरण करते हुए उस झूठ को बोलना सीख लेता है कि उसने होमवर्क किसी भी कारणवश, जो भी वो अपना कारण बताएगा, उसके कारण नहीं किया। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए बच्चा वो सारी भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो उसके उसमें अच्छे गुणों का तो विकास तो करते ही करते हैं, साथ में उसमें उसका दुर्गुणों का भी विकास करते हैं। जबकि जो विशिष्ट ज्ञान है वो कभी भी व्यक्ति विशेष में दुर्गुणों का विकास नहीं करता, वह व्यक्ति में नैतिक, चारित्रिक और मानवीय गुणों का विकास करने में सहायक होता है। जितने भी विशिष्ट लोग हैं वो अधिकतर उस विशिष्टता को अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, और जो विशिष्ट लोग होते हैं वो दुर्गुणों से परे होते हैं। उनमें यदि हम सही अर्थों में देखें तो उनमें नैतिकता, चारित्रिक उन्नति या चारित्रिकता और मानवीय जो संवेदनाएं हैं उनका वर्चस्व होता है या वो उनमें पाई जाती हैं। ये थी बात आपकी ज्ञान के प्रकार की, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। आप अपनी जो भी बुक कंसर्न करें, आपको और भी बहुत सारे अंतर मिल सकते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, समझ के कि वास्तव में वो अंतर हैं कि नहीं हैं। आप उन अंतरों को अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपके इंग्लिश में है डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति क्या है, या हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है। कोई भी बात हम करें तो उत्तर एक ही है जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। पहला जो प्रकृति है ज्ञान की वो है, ज्ञान के कई क्षेत्र हैं, या हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। आप स्कूल लेवल की बात कर लीजिए, आप देखिए ज्ञान के क्षेत्र में कितनी विभिन्नता है। एक तरफ आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक तरफ आप साइंस पढ़ते हैं, एक आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं सोशल का, सामाजिकता का, एक सब पेपर पढ़ते हैं आप मैथ्स का। आप बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो और आपके ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। आप और बड़े होते हैं, आप देखते हैं साइंस के क्षेत्र में भी कितनी विभिन्नताएँ हैं। डॉक्टरी है, आपकी इंजीनियरिंग है, आपकी अन्य जो साइंस से रिलेटेड जो आपके चीज़ें आती हैं, जैसे आपके साइंटिस्ट होते हैं या आपके लैब वाले होते हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलेंगे। तो क्या हो रहा है कि ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्नताएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे मानव प्रगति करता जाएगा, जैसे जैसे मानव उन्नति करता जाएगा, ये विभिन्नताएं बढ़ती चली जाएंगी। आज के समय में जितनी स्ट्रीम्स हैं, आज के समय में जितने स्पेशलाइजेशंस हैं कोर्सेज के, उतने स्पेशलाइजेशंस पहले नहीं थे। तो अब आप बात करें सामान्य ज्ञान की, चाहे आप बात करें विशिष्ट ज्ञान की, विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे अपने अपने तरीके से लोग बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग विशिष्ट ज्ञान में न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं, कुछ लोग अपना ईश्वर के संदर्भ में
ईश्वर के अस्तित्व में या उसको साकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग उसके निराकार रूप को मानते हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्नताएं नहीं हैं, वहाँ भी विभिन्नताएं हैं। और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी विभिन्नताएं। तो ज्ञान की जो पहली प्रकृति होगी वो क्या है कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं या ज्ञान के कई क्षेत्र हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है ज्ञान की प्रकृति का वो है कि ज्ञान क्या है। यह विचारों का एक समूह है जो सामग्री या विषय वस्तु की यथार्थवादी प्रकृति से संबंधित होता है। ये मैंने आपको जब अर्थ समझा रही थी तभी भी बताया था कि ज्ञान जो है वो विचारों का समूह है। हमें बताया गया कि ये अक्षर 1 है, ये अक्षर ए है, ये है अक्षर अ। तो हमने क्या किया है, वो जो विचार हैं उनको कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क में संग्रहित किया, पढ़े हुए वर्ड्स बनाए इसी आधार पे कि APPLE एप्पल हमारे दिमाग में बैठ गया, ये स्पेलिंग है, इसका संबंध इस फल विशेष से है, इस का हिंदी में अर्थ सेव होता है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है इसी प्रकार से उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हर कॉन्सेप्ट के संदर्भ में एक समूह बनता चला जाता है। एक कॉन्सेप्ट में मतलब बढ़ता चला जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़, और वो धीरे धीरे उसके ज्ञान को बढ़ाती हैं। पर ये जो कॉन्सेप्ट की सीरीज़ बढ़ रही है वो कैसी होनी चाहिए, वो विषय वस्तु या सामग्री की यथार्थवादी प्रकृति से संबंधित होनी चाहिए। अगर वो यथार्थवादी प्रकृति से संबंधित नहीं है तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। जैसे हम बात कर सकते हैं कि रस्सी को देख करके सांप का भ्रम होगा। तो अगर आपने रात के समय रस्सी को देखा, रस्सी कहीं आपने पड़ी हुई देखी और वो उसी आकृति में पड़ी हुई है, तो आपको भ्रम हुआ कि वो सांप है। अब ये जो ज्ञान आपने प्राप्त किया या ये जो आपका प्रत्यक्षीकरण हुआ, ये ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो यथार्थवादी प्रकृति है सांप की, उससे वो जो रस्सी है वो मेल नहीं खाती है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भ्रम। तो जो भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो ज्ञान नहीं होती हैं। आपको किसी ने बताया कि गाय की आकृति इस प्रकार की होती है कि उसके 2 सींग होते हैं, उसका सफ़ेद रंग होता है, वो इस कद काठी की होती है। अब आपने कोई ऐसी जानवर को देखा जो गाय से मेल खाती है, तो आपके दिमाग में क्या आया? कहीं ये गाय तो नहीं है। परंतु यदि वो कोई और जानवर है, गधा है या कोई और जानवर है, तो आपने जो भी अपने विचारों का समूह बनाया था ज्ञान का गाय के संदर्भ में, वो यहाँ पे उसकी प्रकृति से मेल नहीं खा रहा। तो इसलिए जो प्रकृति से मेल नहीं खाएगा तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसलिए ज्ञान की जो दूसरी प्रकृति है वो ये है कि यह विचारों का एक समूह है जो कि विषय वस्तु की जो वास्तविक प्रकृति है उससे मेल खाता है। अगर वो मेल नहीं खा रहा है तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, वो कि यह विश्वास करने योग्य है, सच है, मानकीकृत है या हम लोग प्रमाणिक है। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमेशा विश्वास करने योग्य होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य होता है, सच होता है और मानकीकृत होता है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यानी कि प्रमाणीकृत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ ये अक्षर ए है तो ही ये अक्षर ए है, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि वो सभी के द्वारा प्रमाणित है और क्योंकि सभी उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उस पर विश्वास किया गया। इसलिए क्या कहा गया? ज्ञान वही है जो कि जिस पे कि विश्वास किया जा सके। यदि हम गाय को देख करके ये जान पाए कि ये गाय है और वो वास्तव में गाय ही निकले, तो ही वो ज्ञान विश्वास करने योग्य हुआ। और क्योंकि जब वो विश्वास करने योग्य है तो कहीं ना कहीं वो सत्य भी है और कहीं ना कहीं वो प्रमाणिक भी होगा। तो जितना भी ज्ञान है यदि वो प्रमाणिकता लिए हुए नहीं है, यदि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी वो सत्य नहीं है और सत्य नहीं है, तो वह ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट जो प्रकृति है कि
ज्ञान जो है वो व्यक्ति को ठोस से सूक्ष्म तक पहुंचाता है। यानी ज्ञान कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ज्ञान कहीं ना कहीं व्यक्ति को या बालक को पहले ठोस से शुरू होता है, जब वो अक्षरों को देखता है, जब वो वस्तुओं को देखता है। ये क्या चीज़ है, इसे चेयर कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, इसे दीवार कहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो उन ठोस वस्तुओं को देख रहा है, उन ठोस वस्तुओं के साथ अपने प्रत्ययों को सम्मिलित करता है, उन्हें आत्मसात करता है, उन विषयों को, उन प्रत्ययों को, और धीरे धीरे वो ठोस से कहाँ जा रहा है, ठोस से वो सूक्ष्म जा रहा है, या हम यूँ कहें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, कॉन्क्रीट टू माइक्रो हो रहा है। कैसे? क्योंकि जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया कि ये कुर्सी है, ठीक है, अब उसने देखा कुर्सी कई तरह की होती है, एक प्लास्टिक की भी होती है, एक लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी होती है। अब उसने क्या किया कि अब उसने उस ज्ञान में, जो कुर्सी वाला ज्ञान है, उसके जो स्थूलता है उससे सूक्ष्मता की ओर गया। जब उसने ये ज्ञान प्राप्त किया कि ये दीवार है, दीवार के बाद उसे एक खिड़की भी मिली, दरवाज़ा भी मिला, तो उसने क्या किया, दीवारों में खिड़की भी होते हैं, दरवाजे भी होते हैं। फिर वो और बड़ा होता है तो उसे पता चलता है दीवार बनाते कैसे हैं, उसमें ईंट लगती है, उसमें सीमेंट लगती है, उसमें बालू लगती है। तो क्या है कि हर एक ज्ञान जो भी हम ग्रहण करते हैं, पहले हम उसके स्थूल स्वरूप को प्राप्त करते हैं और फिर स्थूल स्वरूप से हम उसके सूक्ष्म स्वरूप की बात करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ज्ञान की जो एक प्रकृति है वो क्या है कि व्यक्ति को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो ज्ञान है वो सभी भौतिकवादी और मानसिक और सामाजिक गतिविधियों को विकसित करता है, ठीक है। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो हमारी भौतिकवादी जो चीज़ें हैं, भौतिकवादी जो हमारे सोच है, हमारा भौतिकवादी जो हमारे कार्य विशेष हैं। अगर हम बात करें विशिष्ट ज्ञान की, तो मानसिक के संदर्भ में, और दोनों ही मिलके, भौतिकवाद हो चाहे मानसिक हो यानी विशिष्ट ज्ञान हो चाहे सामाजिक ज्ञान हो, दोनों ही मिलके हमारी सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक क्रियाकलापों को एक डिफाइंड शेप देते हैं, एक स्वरूप विशेष देते हैं। और यही कारण है जिसके कारण कि व्यक्ति विशेष में व्यवहारों में भिन्नता मिलती है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान कहीं ना कहीं हम सभी को भौतिक और बौद्धिक रूप में प्राप्त होता है, और ये भौतिक और बौद्धिक रूप में जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो तथ्यों को हम जानने लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को हम जानने लगते हैं, तो इन सब के कारण हमें विभिन्न गुणों का विकास होता है, और हम उन प्राकृतिक रूप में विद्यमान तत्वों को जानते ही हैं, साथ में हम मानवीय तत्वों को और बहुत सारी उन चीज़ों को जो हमारे आसपास होती हैं उन सबको भी जानने लगते हैं। तो ज्ञान वह है जो कि हमें ये सारी समझ या ये सारे हमारे अंदर सोच या विचार उत्पन्न करता है, जिसके कारण कि हमारा भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ये आपके इंग्लिश के हैं, जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान समय से परे है, यानी ज्ञान की कोई समय सीमा नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान कभी पुराना या बेकार नहीं होता है। समय संदर्भ विशेष में हम कह सकते हैं कि आज के समय में उपयोगी नहीं है, परंतु हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, ज्ञान का स्वरूप या ज्ञान बदलता जाता है। आज से पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कुछ समय पहले टीवी नहीं थी, तो हम ये नहीं कह सकते उस समय उनका विद्यमान न होना के कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान था या किसी और रूप में। जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। पर उस समय जो मनोरंजन के साधन थे, जैसे हम बात करें थिएटर था, जैसे हम बात करें सिनेमा घर थे, तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल असत्य हो गए हैं या बिल्कुल बेकार हो गए हैं। आज के समय में भी वो मनोरंजन के साधन हैं, परंतु उनकी जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो ज्ञान हमेशा समय से परे होता है, वो कभी भी बेकार या पुराना
नहीं होता है। उपयोगिता में अंतर हो सकता है, परंतु उपयोगिता में अंतर का मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो ज्ञान सदा ही रहेगा। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस संदर्भ में। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रकृति है ज्ञान के संदर्भ में, कि ज्ञान हमें खुशी प्रदान करता है, या हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान हमें दुखों से दूर करता है और दुखों से दूर ले जाता है, दुखों से दूर करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें दुख से सुख की ओर ले जा रहा है। तो ये हम में एक अंतर्दृष्टि या एक दूरदर्शिता विकसित करता है। जैसे जैसे हम इस संसार की चीज़ों को जानने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे में अंदर समझ आने लगती है, हम अपने आप को उस वातावरण के साथ समायोजित करने लगते हैं। उस वातावरण के साथ समायोजित होने से क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने आप को जितना समायोजित करते जाएंगे उतना उतना हम दुख से दूर हो जाएंगे, सुख के करीब आएंगे। साथ में हमारे अंदर एक दूरदर्शिता विकसित होगी कि हमें तथ्य विशेष को या हमारे वातावरण विशेष को किस रूप में देखना चाहिए। तो सही ज्ञान या जो सही मायने में ज्ञान है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस सृष्टि के या इस मनुष्य जीवन की जो अपनी एक विशेषता है उसके साथ जोड़ता है। और जब वो उसके साथ जुड़ जाता है तो वहीं पे अंतर हो जाता है एक पशु में और एक मनुष्य में, क्योंकि ज्ञान सभी प्राप्त करते हैं। एक जानवर भी जानता है, एक भैंस भी जानती है कि उसके खाने का समय हो गया है तो वो चिल्लाने लगती है, तो वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना जानती है। और हम मनुष्य भी जानते हैं, परंतु हम में क्या अंतर है कि यदि हमारे उस भूख को शांत नहीं किया गया है तो हम स्वयं अपनी भूख के लिए या स्वयं अपने खाने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं, स्वयं अपने खाने को ढूंढ सकते हैं और हमें जो वो भूख लग रही है उसे हम शांत कर सकते हैं। पर पशु के साथ ये नहीं है। तो हमारे अंदर क्या हुआ, एक अंतर्दृष्टि विकसित हुई कि हमें अगर भूख लग रही है तो हमें यहाँ चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है, हमें अपने खाने की पूर्ति के लिए, भोजन की पूर्ति के लिए स्वयं ही प्रयासरत होकर के अपने भोजन को, अपनी भूख को शांत करना है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान वही है जो कि हमें ये अंतर्दृष्टि या हमें ये दूरदर्शिता प्रदान करता है, जिसके द्वारा कि हम अपने आप, अपने जीवन को, अपने आप को उस सृष्टि से जोड़ते हुए बहुत खुशी के साथ, बहुत आसानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ज्ञान की प्रकृति है कि यह जो ज्ञान है वो व्यक्ति को उसकी प्रकृति के साथ या उसकी सृष्टि या मौलिकता के साथ जोड़ता है। तो अगर हमें जितना अधिक ज्ञान होता जाएगा, अभी ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है, हमें जितना ज्ञान होता जाएगा हम कहीं ना कहीं अपनी जो प्रकृति है, हमारी जो सृष्टि है, उससे हम जुड़ेंगे। और देखिए आप, जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा एडजस्ट कर चुके होते हैं अपनी प्रकृति के साथ, अपनी सृष्टि के साथ, कि उन्हें अन्य चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती है। कैसे लोग गुफाओं में जा कर के या हिमालय पे जाके तपस्या करते थे, क्या वहाँ ठंड नहीं होती है, परंतु बिना वस्त्रों के वो वहाँ पे तपस्या करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को उस प्रकृति के साथ, अपने वातावरण के साथ इतना ज़्यादा एडजस्ट कर दिया है कि वो उस जो उसकी अपनी मौलिकता है, जो अपना स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप जो है, शारीरिक स्वरूप नहीं, आत्मिक स्वरूप जो है, उसके साथ जुड़ता है। तो वास्तविक ज्ञान वही है जो व्यक्ति को उस मौलिकता के साथ, उस प्रकृति के साथ, उस सृष्टि के साथ जोड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी ज्ञान की प्रकृति है कि ये जो ज्ञान है ये अनुभवों का विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक रूप है। सिंथेटिक को इंग्लिश में वर्ड है, ये इसका हिंदी रूपांतरण है संश्लेषणात्मक। यानी जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, जो भी उसके अनुभव हो रहे हैं वो विश्लेषण करता है और उनका संश्लेषण करता है। हर व्यक्ति का विश्लेषण हर ज्ञान विशेष के क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो सकता है। आप एक ही माता पिता के बच्चे हैं, परंतु एक माता पिता होने के बावजूद जब आपके घर में 2 या 4 जितने भी आप बच्चे हैं, हर किसी का अनुभव अपने माता पिता के लिए अलग अलग होगा। क्यों?
क्योंकि माता पिता ने आपके साथ जिस भी रूप में व्यवहार किया है, उनकी जो व्यवहारगत विशेषताएं हैं, उनके कारण आपका एक्सेप्टेंस कितना किया उन्होंने। हो सकता है वो आपको बहुत प्यार करते हो सकता है वो आपके भाई या बहन को बहुत प्यार करते हों। तो आपने क्या किया, एक विश्लेषण किया उनके उनके व्यवहार के कारण। जब आपने एक विश्लेषण किया तो किस आधार पर वो विश्लेषण हुआ, अनुभव के आधार पे, कि आपको कम प्यार मिलता है, ज़्यादा में प्यार मिलता है, आपके भाई बहन को ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है। तो एक हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है माता पिता वही हैं, पर हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर उन तथ्यों के संदर्भ में उसका विश्लेषण अलग अलग हो सकता है, उसका संश्लेषण अलग अलग हो सकता है। तो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे अनुभवों के आधार पे होता है, और वो अनुभवों को हमने किस रूप में विश्लेषित और संश्लेषित किया है उसके आधार पे। कोई तो बच्चा हो सकता है वो अपनी गलती मान सकता है कि हाँ मैंने ये बात उनकी नहीं मानी या इसलिए मेरे साथ ये व्यवहार हुआ। कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि नहीं मैंने तो बिल्कुल कोई गलती नहीं की, मैं तो बिल्कुल ठीक था। तो क्या है, बात ये है कि आपने उस चीज़ को किस रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पे आप एक बात कह सकते हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्ञान सत्य होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान सत्य है, प्रामाणिक है। परंतु जब वो सत्य और प्रामाणिक है, उस सत्य और प्रामाणिक ज्ञान का भी विश्लेषण हर व्यक्ति अलग अलग करता है। तो जब उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग उसके आगे बढ़ने के लिए उसका विश्लेषण संश्लेषण करते हैं। तो ये विश्लेषण संश्लेषण किस आधार पे होगा, अपने अनुभवों के आधार पे होगा। तो जब हम इस प्रकार से अपने अनुभवों का विश्लेषण और संश्लेषण करते हैं तो वह भी ज्ञान ही कहलाता है, या वह भी ज्ञान की ही एक प्रकृति कहलाएगी। अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ज्ञान जो है आपका, क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ज्ञान जो है वो मनुष्य जो व्यक्ति है उसके जो पुराने और नए जो अनुभव हैं उनको जोड़ने से प्राप्त होता है। इट हेल्प्स पीपल टू बी एडजस्टिव टूवर्ड्स दिस एनवायरनमेंट बाय एसोसिएटिंग ओल्ड नॉलेज विथ न्यू वन, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके जो अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा सके, वही ज्ञान है। या हम सीधा सीधा ये सभी कह सकते हैं इस बात को कि ज्ञान वह है जो कि व्यक्ति विशेष को अपने जीवन से अनुकूलन करना सिखाए। अगर अगर ऐसा ज्ञान है जो हमें अनुकूलन नहीं सिखा रहा, हम ये कह रहे हैं भाई हम तो कहीं गलत नहीं, हमारे माता पिता गलत हैं, तो हम क्या हैं, हम अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर रहे। जब हम अनुकूलन स्थापित नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल बात है हमें आगे और तकलीफ होने वाली है, यानी हम अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे। तो जो हमने वास्तविक ज्ञान ग्रहण करना था वो नहीं लिया हमने, तो इस प्रकार के ज्ञान को हम वास्तविक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। और जब हम पुराने को नए के साथ जोड़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्ज़ाम्पल दिया था, टीवी का एग्ज़ाम्पल दिया था, जो पुराना ज्ञान था उसको कहीं ना कहीं हमने नए के साथ जोड़ा। थिएटर ख़त्म हो गए, पर थिएटर वालों ने क्या किया कि जैसे टीवी आई, जैसे सीरियल्स बनने लगे, तो उन्होंने अपने आप को सीरियल वाले जो काम है उसके साथ एसोसिएट किया, तो कहीं ना कहीं अपना सामंजस्य स्थापित किया। जब सामंजस्य स्थापित किया तो वही उनका ज्ञान बन गया। अगर वो सामंजस्य स्थापित नहीं करते तो नेचुरल बात है अपने आगामी जीवन को वो सही रूप में अपना लालन पालन या अपना भरण पोषण नहीं कर पाते। जब भरण पोषण नहीं कर पाते तो उन्हें समस्या होती। तो सही ज्ञान वो है जो कहीं ना कहीं पुराने और नए को जोड़ करके व्यक्ति को उसके जीवन के साथ अनुकूलन करना सिखाता है। क्लियर? अब इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान में एक सामाजिक शक्ति निहित होती है, सामाजिक शक्ति संचित होती है जो कि निश्चित है और निश्चित रूप धारण करती है, विषयीकृत होती है यानी कॉन्सेप्ट बेस होती है, और यह मनुष्य के बौद्धिक कार्यकलापों की प्रमुखता और आत्मनिर्भर स्वरूप के बारे में आत्मगत प्रत्ययवादी सिद्धांतों को आधार प्रदान करता है। क्योंकि हम जो भी अपने आसपास जो हमारे कार्य हो रहे हैं
वो कार्य कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर मैं आप बच्चों से या कोई टीचर विशेष बच्चों से सही से व्यवहार करता है या सही से बात करता है, कोई नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट अपने अपने आत्मगत प्रत्यय स्थापित हो जाते हैं हमारे, और फिर वो धीरे 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 वो आत्मगत प्रत्यय ही हमारे कार्यों में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ज्ञान कहीं ना कहीं धीरे 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 हमारे अंदर जो हमारा वातावरण है, हमारे जो भौतिक चीज़ें हैं, हमारी जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, यानी सामान्य ज्ञान है चाहे विशेष ज्ञान है, उसका एक निश्चित रूप उसको लेकर के हमारे सामने आता है, और वो निश्चित रूप ही कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, हमारे कार्यों में परिलक्षित होता है। इस प्रकार ज्ञान जो है कि हमें हमारे कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करता है, और वो सर्टेन कॉन्सेप्ट ही हमारी पूरी लाइफ को एक दिशा प्रदान करते हैं, हमारी लाइफ को आगे लेके जाते हैं। तो ये तो बात हुई ज्ञान के प्रकृति के संदर्भ में और ज्ञान के प्रकारों के संदर्भ में। समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं, कुछ भी चीज़ें या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा ऑडियो को, और या फिर आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।